सो हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं और हम बिलीव मी मैंने नाइट्रोजन फैमिली में एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जो टेबल्स दिए हैं उसमें से भी मैंने डेटा निकाल के इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कुछ ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो मेटेलॉइड्स हैं वो है आर्सेनिक और एंटीमनी। फिर इंट्रोडक्शन में चाइल्ड सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला दिया हुआ है विच इज़ NaNO3 एंड देन इंडियन सॉल्ट पीटर जो है KNO3। फिर फ्लोरो एपेटाइट का फॉर्मूला है विच इज़ Ca9PO4 CaF2। उसके बाद हम लोग टेबल में से सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे घटती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड यही रहेगा, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये नीचे से ऊपर आने पे घट रहा है। लेकिन सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में दोनों एक ही, मतलब दोनों का ट्रेंड सेम ही रहेगा, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। बस अंतर क्या है कि आर्सेनिक के बाद यहाँ पे एंटीमनी है, बट इन दोनों में बिस्मथ पहले आ गया है एंटीमनी से, और ये चीज़ सेकेंड और थर्ड दोनों आयनाइजेशन एनर्जी में हुई है और ये एनसीईआरटी के टेबल में दी हुई है। फिर अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब वही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम हो रही है। फिर हम लोग कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड देखेंगे। तो वो है ऊपर से नीचे आने पे रेडियस बढ़ रहा है। तो कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इसमें कुछ भी अलग नहीं है, रेडियस हमेशा ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। तो ये ट्रेंड तो बिल्कुल वैसा ही है। बट फिर जो आयनिक रेडियस का ट्रेंड है वो थोड़ा अलग हो गया है। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे 1, नाइट्रोजन को 1, फॉस्फोरस को 2, आर्सेनिक को 3, फिर एंटीमनी को 4, फिर बिस्मथ को 5। तो हम लोग बीच से लिखना शुरू करेंगे। पहले 1 2 3, फिर इधर 4 5, 1 2 3 4 5। फिर मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है आर्सेनिक तक और उसके बाद से कम होने लगता है। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट आर्सेनिक तक बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तक बढ़ता है और उसके बाद कम होने लगता है। तो ये तो टेबल के सारे डेटा हैं। एक और बच गया डेंसिटी वाला। तो वो क्या है कि डेंसिटी का ये वाला ट्रेंड है। फिर पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन ही एलोट्रॉपी शो करता है, नहीं, मतलब पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन ही एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नाइट्रोजन एक डायटॉमिक गैस है और बाकी जितने भी लोग हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो सारे सॉलिड्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और ये तो सारे ग्रुप में होता है कि मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो -3, +3 और +5 ये बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के। और फिर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो नीचे आने पे कम हो जाती है और +5 की भी नीचे आने पे कम हो जाती है। देखो नेगेटिव अगर रहेगा तो वो नीचे आने पे पक्का कम होगा, मतलब नेगेटिव में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है जब डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर 2 पॉजिटिव हैं तो जो छोटा वाला पॉजिटिव होता है वो नीचे जाने पे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। मान लो अगर हम लोग +3 और +5 ले लिए तो ये छोटा है तो ये नीचे जाने पे ज़्यादा स्टेबल होता जाता है और +5 नीचे जाने पे कम स्टेबल होता जाता है। तो +5 ऑल्सो डिक्रीजेज। फिर ये होता क्या है कि नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ +5 बहुत कम स्टेबल होता है। तो बिस्मथ का सिर्फ एक ही कंपाउंड हम लोगों को मिलता है जो है BiF5। अगर वीडियो स्लो लगे तो अपने हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ाया घटा लेना तुम लोग। फिर फॉस्फोरस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को मेजरली दिखते हैं कुछ ऑक्सी एसिड्स में जो है +1 और +4। फिर
नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +1 से +4 तक, +1 से +4 तक जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो सारे डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। जैसे मान लो ये HNO2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये +3 +1 और +4 के बीच में है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाएगा। तो HNO2 डिसप्रोपोर्शनेट करके HNO3 और NO बनाता है। HNO3 में डिसप्रोपोर्शनेट क्या होता है कि ये +3 है, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज़्यादा होना चाहिए और एक ऑक्सीडेशन स्टेट इससे कम होना चाहिए, तो ये +3 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे +2, तो एक +3 से ज़्यादा है और एक +3 से कम है। फिर नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 हो सकती है। फिर हम लोग बात करेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फैमिली के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग दिखाता है, और उस प्रॉपर्टीज़ का रीज़न ये है कि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, और नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बार बार आता है, तो वो ये है कि नाइट्रोजन का अगर सिंगल बॉन्ड लिया जाए और फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड लिया जाए तो उसमें फास्फोरस बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब N सिंगल बॉन्ड N इज़ वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P, और इसका रीज़न होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो N सिंगल बॉन्ड N में बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन देखेंगे। तो हाइड्रोजन से जब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड। अब फिर ये सारे डेटा मैंने टेबल से ही निकाले। तो स्टेबिलिटी तो देखो हम लोग अमोनिया की हमेशा बात करते हैं, मतलब अमोनिया पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो जो चीज़ स्टेबल रहती है वही ज़्यादा मिलती है, तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती है, मतलब अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर PH3, फिर ASH3, SBH3, BiH3। फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर में मतलब होता क्या है कि वो हाइड्रोजन दे देते हैं, तो जो कम स्टेबल होगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि उसके बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे। तो BiH3 ज़्यादा स्टेबल होता है, अरे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है और कम स्टेबल होता है, और NH3 सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ता है। फिर हम लोग देखेंगे बेसिसिटी। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे बेसिसिटी कम होती जाती है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर ये इधर से आते हैं हम लोग NH3, फिर पीछे से मतलब SBH3, ASH3, फिर PH3, और बॉइलिंग पॉइंट में भी NH3 एक्सेप्शन शो करता है, पर ये सबसे ज़्यादा नहीं हो जाता है, बीच में उठ के आ जाता है, और बाकी हम लोग फिर उसी ऑर्डर से लिख देते हैं BiH3, SBH3, ASH3, PH3, और ये जो सब एक्सेप्शंस NH3 शो कर रहा है वो सब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फिर अब हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके EX3, यहाँ पे E मेटल है या कोई भी एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का, वो EX3 या EX5 बनाते हैं, और नाइट्रोजन सिर्फ एक ही हेलाइड बनाता है जो है NF3, और जितने भी ट्राई हेलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, बस एक ही ट्राई हेलाइड है जो आयनिक होता है और वो ट्राई हेलाइड है BiF3। फिर अब हम लोग बात करेंगे डाइनाइट्रोजन की। तो डाइनाइट्रोजन को पहले हम लोग बनाते हैं, तो कॉमर्शियली कैसे बनाया जाता है? डाइनाइट्रोजन को कॉमर्शियली बनाया जाता है लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फिर इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग NH4Cl लेंगे, NaNO2 लेंगे और इन दोनों को रिएक्ट कर देंगे, फिर NH4Cl NaNO2 से रिएक्ट करके N2 बना देगा, और ये वाला Na इस वाले Cl से रिएक्ट करके NaCl बना देगा और पानी निकल जाएगा। बेसिकली हम लोग इस रिएक्शन को करने के लिए पहले वाटर निकाल लेते हैं, फिर NaCl और फिर N2 ही बचता है। फिर जब
NaNO2 NH4Cl से रिएक्ट करता है और N2 बनता है, तो वहाँ पे NO और HNO3 भी बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। अब तो ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, हम लोग तो बना रहे थे नाइट्रोजन, तो अब इन दोनों को हम लोगों को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों तो गैस है, तो इन दोनों को एक्वस H2SO4 के सॉल्यूशन से पास करा देते हैं और उस एक्वस H2SO4 के सॉल्यूशन में K2Cr2O7 मतलब वो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट, ये याद रखना, अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से N2 बनता है और 4H2O, मतलब ये तो H2O तो सारे ही रिएक्शन में बनता है, इसको क्या ही बोलना। फिर Cr2O3 बनता है। Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है। अब एक NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है कि हाउ टू ऑब्टेन वेरी प्योर नाइट्रोजन। तो अगर वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग डिकम्पोजिशन करा देते हैं सोडियम एजाइड का ये या बेरियम एजाइड का। सोडियम या बेरियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से वेरी प्योर नाइट्रोजन बनता है। फिर स्टेबल आइसोटोप्स, नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14 और N15। फिर दो रिएक्शंस और दी हुई हैं कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Li3n बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके Mg3n2 बनाता है। फिर अब हम लोग वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो सबको पता होती है इन द सेंस हैबर्स रिएक्शन। तो हैबर्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 773 केल्विन पे रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। और उसके बाद एक रिएक्शन नाइट्रोजन की ये दी हुई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, पर नेचर में वो लोग इसलिए नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलता है, मतलब 2000 केल्विन का टेम्परेचर नहीं मिलता है। अगर 2000 केल्विन का टेम्परेचर दिया जाए तो N2 और O2 रिएक्ट करके 2NO बना लेते हैं। तो अब हम लोग नाइट्रोजन के यूजेस देखेंगे। तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है अमोनिया बनाने में, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में और इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाने में। और N2 एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है और इसको क्रायो सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है। क्रायो सर्जरी में मतलब जैसे पॉलन को हम लोग को प्रिजर्व करना है, पॉलन ग्रेन्स, बायो वाले तो समझ ही जाएंगे, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग नाइट्रोजन के इनर्ट एटमॉस्फेयर के साथ उसको प्रिजर्व कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। तो अमोनिया को सबसे पहले तो यूरिया के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। अगर यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, डिकम्पोज होता है तो ये पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाता है और फिर वो अमोनिया बना लेता है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि अमोनिया को स्मॉल स्केल पे कैसे बनाएं। तो NH4Cl के साथ NaNO2 रिएक्ट कर दे रहे थे तो वहाँ पे नाइट्रोजन बन जा रहा था, और यहाँ पे NH4Cl के साथ CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट कर देंगे तो अमोनिया बन जाएगा और CaCl2 बन जाएगा। पानी को मैं छोड़ ही दे रही हूँ। फिर ये अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले तो ये NaSO4 के साथ रिएक्ट कर देगा तो Na2SO4, फिर अमोनिया बन जाएगा। फिर हैबर्स प्रोसेस, तो हैबर्स प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। हैबर्स प्रोसेस में हम लोग आयरन ऑक्साइड को स्मॉल अमाउंट, मतलब K2O और Al2O का अमाउंट कम होता है और आयरन ऑक्साइड इसको कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। और पहले हम लोग आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते थे और वहाँ पे मॉलिब्डेनम को प्रोमोटर की तरह यूज़ करते थे। फिर NCERT में अमोनिया में कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन है कि ZnSO4 NH4OH के साथ रिएक्ट करके ZnOH का होल ट्वाइस बना लेता है और इधर से अमोनिया सल्फेट के साथ रिएक्ट करके NH4 होल ट्वाइस SO4 लेती है। और इस रिएक्शन का हम लोग को पता ऐसे चलता है कि ZnOH का होल ट्वाइस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है और इसलिए ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी नहीं होती है। फिर FeCl3 NH4OH के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है और उसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O और इसके साथ हम लोग को NH4Cl भी मिलता है।
फिर कॉपर आयन अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, और वो जो आयन देता है वो होता है कॉपर NH3 का होल 4 और पूरे ब्रैकेट पे +4। फिर Ag+ और Cl- रिएक्ट करके AgCl बना लेते हैं, और AgCl भी एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। फिर उसके बाद ये जो AgCl है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो AgCl का जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो कलरलेस हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अब हम लोग अमोनिया के यूजेस के बारे में पढ़ लेंगे। तो अमोनिया का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट आते हैं। नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। और HNO3 को भी बनाने में यूज़ होता है, और अमोनिया को हम लोग रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। ये नाइट्रोजन फैमिली बहुत बड़ी है यार। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बेसिकली एक बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ दी हुई है। तो उन सब चीज़ को मैंने थ्योरी के पॉइंट में लिख लिया है। तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसमें से सारे नॉन कलर्ड होते हैं, मतलब सारे के पास कलर नहीं होता है। केवल 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जिनके पास कलर होता है। तो एक है N2O3 जो ब्लू कलर का होता है, और एक NO2 है जो ब्राउन कलर का होता है। और ये सब चीज़ टेबल में ही दी हुई है, तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद एक बार टेबल को भी देख लेना। फिर सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गैसियस होते हैं, सिर्फ 3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो गैसियस नहीं होते हैं और सॉलिड होते हैं, N2O3, N2O4 और N2O5। फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन के? N2O लाफिंग गैस भी होता है, और NO। फिर एसिडिक ऑक्साइड्स N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ये 4 एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब इन सब का प्रेपरेशन दिया हुआ है, तो अब दिया है तो पढ़ना ही है। तो हम लोग अब सबका प्रेपरेशन देखेंगे। तो पहले N2O का प्रेपरेशन देखेंगे। तो देखो NH4NO3, अगर NH4NO2 रहेगा तो N2 बनेगा, और अगर NH4NO3 रहेगा तो N2O बन जाएगा। फिर अब हम लोग NO को बनाएंगे। तो NO को, ये वाली रिएक्शन सबसे बड़ी है टेबल में। तो NO को बनाने के लिए NaNO2, FeSO4, H2SO4, 3 चीज़ चाहिए, NaNO2, FeSO4, H2SO4। तो और मिलता क्या है? Fe2SO4 का होल थ्राइस, NaHSO4 और NO। तो NO को बनाने की रिएक्शन सबसे बड़ी है, 3 चीज़ चाहिए, NaNO2, FeSO4 और H2SO4। और अब हम लोग N2O3 को बनाएंगे। तो N2O3 को तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड्स को मिला के बना दिया जाता है, और वो 2 ऑक्साइड्स है NO और N2O4। NO और N2O4 को 250 केल्विन पे हीट करते हैं तो N2O3 बन जाता है। फिर NO2, तो लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करके NO2 बना दिया जाता है, और साथ में PbO बन जाता है। फिर N2O5, तो N2O5 तो सबसे बड़ा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, तो हम लोग इसके लिए फॉस्फोरस के सबसे बड़े ऑक्साइड को लेते हैं जो है P4O10, और उसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं HNO3 से, तो HPO3 बन जाता है और N2O5 बन जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे एसिड के बारे में जो है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो पहले ये देख लो कि हाइपोनाइट्रस एसिड होता है H2N2O2, और नाइट्रस एसिड होता है HNO2, और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो अब हम लोग बनाएंगे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग NaNO3 लेंगे और H2SO4 लेंगे। तो NaNO3 का जो Na है वो H2SO4 के HSO4 से जाके मिलके NaHSO4 बना देगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और HNO3 बना देगा। और नाइट्रिक एसिड बनाने का सबसे बढ़िया लार्ज स्केल पे प्रोसेस होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के होते हैं 3 स्टेप। पहले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं अमोनिया का। कैटलिस्ट याद रखना जो है प्लैटिनम RH गॉज, 9 बार के प्रेशर पे, 500 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये बनता है NO। अमोनिया को ऑक्सीडेशन करके NO बनता है। फिर NO फिर से ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर लेता है, फिर NO2 बन जाता है। फिर NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और HNO3 बनता है और NO बनता है।
तो ये देखो ये +4 है ना, और क्या था कि नाइट्रोजन का +4 से +1 तक जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे वो सब डिकम्पोज कर डिसप्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। तो ये +4 से +5 में आ गया और ये +2 में आ गया है। तो ये NO2 वाटर के साथ डिसप्रोपोर्शनेट करके ये 2 ऑक्साइड दे देता है। फिर जो NO होता है उसको हम लोग रिसाइकल कर लेते हैं, और जो HNO3 होता है उसको डिस्टिलेट करते हैं। तो डिस्टिलेट करने से हम लोगों को HNO3 68% बाई मास मिल जाता है। फिर उसका हम लोग डिहाइड्रेशन करा देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इससे हम लोगों को 98% प्योर H2SO4 मिल जाता है। कंसनट्रेटेड HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये मेटल्स पे अटैक कर देता है, लेकिन ये 2 मेटल्स पे अटैक नहीं करता है जिनको हम लोग नोबल मेटल्स कहते हैं, जो है प्लैटिनम और गोल्ड। फिर अब हम लोग HNO3 का रिएक्शन देखेंगे कॉपर और जिंक के साथ, और ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो कंसनट्रेटेड HNO3 हम लोग लेंगे, नाइट्रेट तो मेटल का नाइट्रेट तो सब में बनेगा, CuNO3 ZnNO3 ठीक है। फिर कंसनट्रेटेड HNO3 जहाँ भी होगा वहाँ पे NO2 बनेगा, तो यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2। फिर कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 NO, और जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O। तो बस ये याद रखना है कि डाइल्यूट HNO3 कॉपर के साथ NO और डाइल्यूट HNO3 जिंक के साथ N2O, बाकी सब तो सब चीज़ वही बनेगा। फिर क्रोमियम और एल्युमिनियम ये 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो HNO3 पे पैसिव होते हैं, HNO3 इन दोनों का कुछ नहीं कर पाता है। फिर कंसनट्रेटेड HNO3 कुछ नॉन मेटल्स के भी कंपाउंड पे रिएक्ट करता है, और अब हम लोग वो देखेंगे। तो कंसनट्रेटेड HNO3 अगर I2 से रिएक्ट करता है तो HiO3, कार्बन से रिएक्ट करके CO2, S8 से H2SO4, P4 से H3PO4। एक चीज़ कॉमन होगी जो है NO2, और वाटर तो मतलब सारे ही रिएक्शन में, कुछ नहीं बस वाटर बना दो सारे रिएक्शन में। फिर हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है नाइट्रेट के लिए। तो जो आयरन +2 होता है वो नाइट्रेट से रिएक्ट करके पहले खुद को +3 में ऑक्सीडाइज कर लेता है, और उसके बाद ये सब रिएक्शन होती है और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका फॉर्मूला है FeH2O5NO और होल पे +2। इस पूरे रिएक्शन में और ये ब्राउन रिंग टेस्ट में एक पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये NO3- नाइट्रेट आयन के फॉर्मेशन का टेस्ट होता है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन और NO दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहले तो फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं सबका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में तो हो ही जा रहा है। फिर यहाँ पे एक नया वर्ड आया है नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में। और ये जो पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील है ना, इसको NCERT पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉन्ट चेंज करके लिखिए। तो ये याद रखना कि पिकिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील के लिए HNO3 यूज़ किया जाता है। फिर इचिंग ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स। फिर अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस। अब बहुत बड़ा चैप्टर है पर ख़त्म ही होने वाला है फॉस्फोरस, फिर उसके बाद ख़त्म ही है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को हम लोग देखेंगे। तो फॉस्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स नहीं होते, 3 होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। जग जाओ तुम लोग नालायको। तो 3 एलोट्रॉप्स जो फॉस्फोरस के होते हैं वो होते हैं वाइट, रेड और ब्लैक। तो अब हम लोग देखेंगे वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है और ये पॉइजनस होता है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है, और इसको अगर गर्म कमरे में रख दिया जाए तो ये चमकता है, मतलब इसके अंदर केमिल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। फिर ये रिएक्शन ये तो पक्का आती ही आती है,
और ये पिछली बार जे मीन्स में भी आई थी। तो P4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो फॉस्फीन बनाता है, और वो उसमें पूछा गया था कि ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये क्या बनता है, तो ये बनता है NaH2PO2, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब मान लो ये भी ऐसे पूछ सकता है P4 NaOH के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाया उन दोनों कंपाउंड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए उसके लिए। फिर हम लोग ये देखेंगे कि देखो ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, तो ये कितना मतलब कंजस्टेड टाइप का लग रहा है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फटाक से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और P4O10 बना लेता है, तो और P4O10 ये डेंस वाइट फ्यूम होता है। फिर रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस के लिए हम लोग वाइट फॉस्फोरस को लेते हैं और उसको बहुत दिन तक इनर्ट एटमॉस्फेयर में 573 केल्विन पे हीट करते रहते हैं, तो रेड फॉस्फोरस बन जाता है। और जो ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड था वाइट फॉस्फोरस, वो आयरन ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और ये ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। और ये देखो ये जो रेड फॉस्फोरस होता है वो दोनों में इनसॉल्युबल होता है, H2O में भी और CS2 में भी, लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था ये CS2 में सॉल्युबल था। फिर अब हम लोग देखेंगे ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग रेड फॉस्फोरस को 804 केल्विन, 803 लिखा है एनसीईआरटी में, हम यहाँ पे गलती से 4 लिख दिए, 803 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो अल्फ़ा फॉस्फोरस बन जाता है। ये पूछ सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्फ़ा फॉर्म्स का स्ट्रक्चर तो मोनोक्लिनिक होता है और रोम्बोहेड्रल। अल्फ़ा फॉर्म मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल होता है, और अल्फ़ा फॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अल्फ़ा तो रेड फॉस्फोरस से बन गया, बीटा के लिए वाइट फॉस्फोरस को लेते हैं और 473 केल्विन पे हीट कर देते हैं और खूब सारे प्रेशर में। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फीन के बारे में। तो पहले फॉस्फीन बनाएंगे, तो फॉस्फीन बनाने के लिए 2 CA3P2 लाएंगे। एक CA3P2 को H2O के साथ रिएक्ट करा देंगे तो CaOH होल ट्वाइस और फॉस्फीन बन जाएगा, और एक CA3P2 को HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो CaCl2 और फॉस्फीन बन जाएगा। फिर हम लोग लैब में उसको बनाएंगे, तो लैब में बनाने के लिए वही पीछे वाली रिएक्शन P4 को NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे तो PH3 बनेगा, और ये NaH2PO2 बनेगा। NaH2PO2 को सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहते हैं। और जो PH3 होता है वो प्योर होता है और नॉन इन्फ्लैमेबल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब P2H4 या P4 के वेपर्स इसको मिल जाते हैं तो ये इन्फ्लैमेबल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि PH3 को HI से रिएक्ट करा देते हैं तो PH4I बन जाता है। फिर PH4I को जब KOH से ट्रीट कराते हैं तो PH4I को रख देते हैं। फिर जब हम लोग को फॉस्फीन पाना रहता है तो PH4I को KOH से ट्रीट करा देते हैं तो उसमें KI और फॉस्फीन बन जाता है। फिर उस फॉस्फीन का यूज़ कर लेते हैं। फॉस्फीन एक कलरलेस गैस होती है, लेकिन ये बहुत पॉइजनस होती है। अब तो बहुत थोड़ा सा बचा है, मतलब ख़त्म ही समझो। तो जो सॉल्यूशन होता है PH3 का वो डीकम्पोज हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में, और वो डीकम्पोज होके रेड फॉस्फोरस और H2 देता है। फिर ये 3 रिएक्शन है, CuSO4 PH3 के साथ रिएक्ट करके Cu3Pt और H2SO4 बनाएगी। HgCl2 PH3 के साथ रिएक्ट करके Hg3P2 और HCl बनाएगी, और फॉस्फीन HBr के साथ रिएक्ट करके PH3Br बनाएगा। फिर यूज़ क्या करते हैं हम लोग, तो पहला यूज़ होल्मेस सिग्नल में है। तो होल्मेस सिग्नल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है। तो क्या करते हैं, इन सबको हम लोग तालाब में फेंक देते हैं। फिर ये जहाँ गिरता है वहाँ पे बहुत लाइट आती है। तो ये सब ना सिग्नल, मान लो कोई गया है तो सिग्नल उग्नल इन्हीं सबसे दे देता है, नदी से नहीं मतलब समुद्र से। और स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में। फॉस्फोरस हैलाइड्स में सबसे पहले PCl3, तो P4 जब ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो PCl3 बनाता है। फिर P4 जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, SOCl2 को हम लोग थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। सब में वाइट फॉस्फोरस लिए हैं, तो SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तब भी PCl3 बनाता है, SO2 बनाता है और S2Cl2 बनाता है। P4 SOCl2 के साथ रिएक्ट करके PCl3 SO2 और S2Cl2 बनाता है।
फिर अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे PCl3 की। तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कभी भी पानी के साथ रिएक्शन होती है तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का रिएक्टेंट रहता है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे +3 है तो H3PO3 मतलब +3 फॉस्फोरस वाला एसिड मिलेगा तो H3PO3 बन गया। फिर ये कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शन है जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, जैसे एसिड के साथ PCl3 रिएक्ट किया तो ये वाला OH हटा दिया और CH3COCl बन गया, H3PO3। फिर उसके बाद इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, फिर OH हटा दिया, Cl लगा लिया। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे PCl5 के बारे में। तो PCl5 में भी हम लोग वाइट फॉस्फोरस लेते हैं और ड्राई क्लोरीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राई क्लोरीन एक्सिस में लेते हैं। फिर ये वाला रिएक्शन P4 वहाँ पे SOCl2 के साथ ये करते हैं और यहाँ पे PCl5 है, PCl3 बड़ा है तो इसीलिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मतलब हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि SOCl2 से SO2Cl2 ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे SO2Cl2 लेंगे क्योंकि हम लोग को PCl5 बनाना है। तो PCl5 और SO2 बन गया है। फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये येलोइश वाइट पाउडर होता है। PCl3 कलरलेस ऑयली लिक्विड था और ये पाउडर होता है येलोइश वाइट पाउडर। फिर PCl5 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, तो ये POCl3 और HCl बनाता है। तो POCl3 फिर पानी के साथ रिएक्ट करके तो फिर भी कुछ ऐसा ही बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो H3PO3 में देख लेना फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। फिर यहाँ पे कुछ सामान्य ज्ञान के रिएक्शंस दिए हुए हैं जो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे। जैसे सिल्वर PCl5 के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है। AgCl पहले बता चुके हैं हम कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है और PCl3 बन जाता है। और टिन PCl5 के साथ रिएक्ट करके SnCl4 और PCl3 बनाता है। फिर सॉलिड स्टेट में हम लोग देखेंगे कि जो PCl5 है वो एक आयनिक सॉलिड होता है, PCl4+ और PCl6- में एग्जिस्ट करता है। फिर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछ लेते हैं एग्जाम में देखे। तो PCl4+ का टेट्राहेड्रल होता है और PCl6- का ऑक्टाहेड्रल होता है। बस अब चैप्टर ख़त्म ही समझो। तो अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, जिसकी एक बहुत बड़ी सी टेबल दी गई हुई है एनसीईआरटी में जो हम लोग को कभी नहीं याद होती है, इसलिए अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। बस एक चीज़ याद रखना कि H3PO4 को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं और इससे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स नहीं, इसको तुम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में भी जाके यही वाला लगा देना तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो मान लो H3PO4 को हम लोग बोल दिए पेरेंट एसिड, तो पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो अस एसिड बन जाएगा। ठीक, तब हम लोग निकाल के देखते हैं। तो H3PO4 है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बन गया H3PO3 अस एसिड। तो अब हम लोग इसको फॉस्फोरस एसिड कह देंगे। फॉस्फोरस एसिड को फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। फिर क्या है, अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन निकालेंगे तो वो हाइपोअस एसिड बन जाएगा। तो मान लो H3PO3 है, ये अस एसिड है, फिर इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिए तो O3 से O2 हो जाएगा तो H3PO2 हाइपोअस एसिड। तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसको हम लोग फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। फिर देखो, अगर पेरेंट एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो मेटा एसिड बन जाता है। H3PO4 है, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग निकाल दिए तो ये मेटा एसिड बन गया। H3PO4 में से एक वाटर निकला, HPO3 बन गया तो इसको हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड था, उसमें से एक पानी निकला, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया। अब दो पेरेंट एसिड को जोड़ दो और उसमें से पानी निकाल दो तो पायरो एसिड बन जाता है। तो मान लो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड लिए H3PO